आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्लास 9th का मैथ का पहला पाठ, ठीक ना? ओए बालिकाएं नमः, क्या हो रहा है? अब बाद में मिला लेना। उसका नाम क्या है? संख्या पद्धति नाम है ना, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम। अध्याय 1 जिसका नाम क्या है? संख्या पद्धति, ठीक ना? देखो, संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नंबर कहते हैं। अब पद्धति को क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं। इंग्लिश इसका नाम क्या हो जाएगा? नंबर सिस्टम, चाहे नंबर से सिस्टम हो जाएगा, ठीक ना? अब इसमें देखो हमको पढ़ना क्या है? सबसे पहले टॉपिक्स पहले देख लेना कि हम लोगों को अध्ययन करना क्या क्या है। सबसे पहला चीज हम लोग क्या पढ़ना है? संख्याओं के बारे में पढ़ना है, ठीक ना? संख्या क्या होते हैं, सभी प्रकार की संख्या के बारे में पढ़ेंगे कि संख्या क्या होते हैं, संख्या कितने प्रकार के होते हैं। पहला है सभी प्रकार की संख्या, ठीक ना? दूसरा क्या है? दूसरा है दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार। तीसरा हम लोगों को पढ़ना है घातांक नियम। घातांक नियम, ठीक ना? बस ये 3 हेडिंग में पूरा पाठ क्या हो जाएगा? खत्म। दशमलव प्रसार ठीक तो लिखे हैं, अब पढ़ाई तो ना जान। पहला क्या है? सभी प्रकार की संख्याएं। दूसरा है दशमलव प्रसार। तीसरा क्या है? घातांक नियम, ठीक ना? तो पहला आज हम लोग देख लेते हैं, इसको पहले देखते हैं। देखो, सभी प्रकार की जो संख्याएं होते हैं, पहले हम लोग देखते हैं कि संख्याएं होती क्या हैं। संख्याएं, देखो मैथ में 2 चीज आता है। जब गिनती पढ़ने लगोगे तो लोग तो 2 चीज मिलेगा, एक अंक मिलता है और एक संख्या मिलता है, ठीक ना? एक अंक मिलता है, एक संख्या मिलता है। देखो, जो संख्याएं होते हैं वो 2 या 2 से अधिक अंकों से मिलकर बने होते हैं, ठीक ना? मिलकर बने होते हैं, मतलब कि उन अंकों को हम संख्या कहते हैं जो 2 या 2 से मिलकर, 2 या 2 से अधिक अंकों से मिलकर बनते हैं ना। जैसे में देखना कि मान लो हो गया 11 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, 18 हो गया, ठीक ना? इन सबको हम क्या कहेंगे? संख्याएं कहेंगे। अंक देखो क्या होते हैं। जो अंक होता है, अगर 1 लिख दे, 2 लिख दे, 3 लिख दे, 4 लिख दे, सब क्या है? अंक है। ज़्यादा दूर तक नहीं। 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया और 9 हो गया, बस इतना ही, ठीक ना? जो केवल एक हो। देखो, अकेला अकेला अकेला, सब अकेला अकेला है ना, ये सब क्या है? अंक है। इनसे मिलकर जो बनता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम लोग क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं, ठीक ना? कोई दिक्कत है यहाँ तक? देखो, संख्याएं 2 प्रकार के होते हैं। जो संख्याएं होते हैं उनको हम 2 तरह से व्यक्त करते हैं, ठीक ना? जो संख्याएं हैं उनको हम 2 तरह से व्यक्त करेंगे। एक होती है संख्या बिना दशमलव वाली। कैसा? बिना दशमलव वाली। एक संख्या होती है जो दशमलव वाली होती है, ठीक ना? यहाँ पे लिखेंगे दशमलव वाली। दशमलव वाली। एक होता है बिना इसमें देखो दशमलव वाले में क्या होगा, जैसे मान लो ऐसे हम लिख दें कि 2.3, ठीक ना? 5.76
मतलब इस प्रकार से ऐसा लिखे कि उनके बीच में एक दशमलव जरूर हो, ठीक ना। इस प्रकार की संख्या को हम क्या कहेंगे, दशमलव वाली संख्याएं कहेंगे। लेकिन जो बिना दशमलव वाली संख्याएं होती हैं उनको तो हम 1 2 3 4 डट डट कहेंगे, लेकिन ये भिन्न प्रकार के होते हैं, ठीक ना। जो बिना दशमलव वाली संख्याएं होते हैं वो अनेक प्रकार के होते हैं। यहाँ पे बिन लिखा गया है का जो बिना दशमलव वाली संख्या होते हैं वो भिन्न प्रकार के होते हैं, ठीक ना। यहाँ पे देखें हम लोग कौन कौन से होते हैं। वो देखो पहला क्या होता है, जो सबसे पहला होता है उसको हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या। क्लास 10th में भी आप लोग पढ़े हैं, क्लास 9th में देख लो क्या है, प्राकृतिक। इसको प्राकृत भी कहते हैं ना, संख्याएं। जैसे में क्या होता है, इसका परिभाषा क्या है कि ऐसी संख्या जो गिनती गिनते समय प्रयोग किए जाते हैं, ठीक ना। यानी उन संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं जो गिनती गिनने में काम आते हैं। और गिनती की स्टार्टिंग हम कहाँ से करते हैं, 1 से करते हैं, ठीक ना। देखो संख्या शुरू से जो अंक होते हैं, गिनती जो होता है उस ऐसे देखोगे तो सिंपल चीज, कोई भी अंक देखोगे तो शून्य से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5, ठीक ना। लेकिन जब गिनती हम गिनते हैं, किसी की संख्या गिनते हैं तो कहाँ शुरू करते हैं, 1 से शुरू करते हैं। यानी जहाँ से गिनती गिनना हम प्रयास करते हैं, प्रारंभ करते हैं, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, ठीक ना। यानी ये चालू कहाँ से होते हैं, 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 डट डट डट। दूसरा का क्या होता है, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या किसे कहेंगे, गिनती की संख्या में केवल शून्य को, मतलब गिनती की संख्या का जो समूह है उसमें केवल शून्य को शामिल कर लिया जाए तो कौन संख्या बन जाएगी, पूर्ण संख्या बन जाएगी। जैसे शून्य है 1 2 3 4 5, बस। जैसे मान लो एक क्या है, एक गिनती की संख्या, प्राकृतिक संख्या, बस इससे पहले या इसमें कहीं भी शून्य को शामिल कर लो, अकेला शून्य, इन्हीं के बाद में जाके 10 लिख देना, कहना कि सर जी शून्य को शामिल कर लिया ना। केवल शून्य को शामिल कर लिया तो कैसी संख्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या बन जाएगा, ठीक। तीसरा आता है पूर्णांक। पूर्णांक, पूर्णांक किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जिसमें धनात्मक भी हो, ऋणात्मक भी हो और शून्य भी हो। या दूसरी परिभाषा ऐसे कह सकते हो कि पूर्ण संख्याओं में माइनस वाली संख्या को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, वो पूर्णांक हो जाएगा, ठीक ना। जैसे इसमें शून्य भी हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, माइनस वाली भी संख्याएं हो जाएंगे, -1 -2 और -3। इन संख्याओं के समूह को, इस समूह को हम क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे, ठीक ना। कोई दिक्कत है यहाँ पे। अब देखो क्या क्या आते हैं और आगे, यहाँ पे क्या है, धनात्मक है, ठीक ना। ये धनात्मक संख्या हो गई, क्या है, ऋणात्मक है, ये ऋणात्मक हो गया। आगे क्या है, चौथा में, चौथा में देखो भाज्य है। अब भाज्य लिख दो और लिख लेते हैं भाज्य, भाज्य संख्याएं। भाज्य की परिभाषा क्या है, ऐसी संख्या जो अपने आप और एक के अलावा किसी और से भी कट जाए, जो अपने से भी कटे, एक से भी कटे और किसी और से भी कटे, उसे हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे ना। उसे हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्याएं कहेंगे, ठीक। जैसे में देखो कौन कौन ऐसा कटने वाला है, जैसे 4 कटेगा अपने से, 1 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा, ठीक ना। और कौन है, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 11 नहीं है, 10 भी है, ठीक ना, 10 है, 12 है, इस तरह से और आते जाएंगे। इसको कहते हैं भाज्य संख्या। पांचवा है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं। देखो अभाज्य संख्याओं की परिभाषा क्या है कि ऐसी संख्या जो अपने आप से कटे और एक से कटे, बस केवल स्वयं से कटे, ठीक ना, और एक से कट जाए, उसको हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्याएं कहेंगे। जैसे में उदाहरण क्या है, देखो जैसे में है हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 नहीं है, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 भी नहीं है, 14 भी नहीं है, ठीक ना, 17 हो गया सीधे। ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये ऐसी संख्या है जो अपने से कटेंगे और एक से कटेंगे, इनको कोई तीसरा नहीं काट सकता, ठीक ना। लेकिन जो भाज्य संख्या है अपने से भी कटेंगे, एक से भी कटेंगे, इनको कोई तीसरा भी काट देगा, ठीक। जैसे मैं 4 को देखो कौन काटेगा, 4 एकम 4, 1 चौके 4 और 2 दूना के 4। 6 को कौन काटेगा, 1 काटेगा, 1 छक्का 6
2 काटेगा 2 तिहाई 6, 3 काटेगा 3 दूना के 6, 6 एकम 6, यानी अपने आप से और एक के अलावा किसी और से भी कट जा रहा है, ठीक ना, इसीलिए भाज्य है। और अपने आप से कटेगा और केवल एक से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, इसीलिए क्या है, अभाज्य। छठवा आता है, देखो छठा सम संख्याएं। सम संख्याएं, देखो बहुत ज्यादा संख्याएं, लेकिन ज्यादा के बारे में बात नहीं करेंगे हम लोग। सम संख्या, ठीक ना। सम क्या है, ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, ठीक ना, यानी जिसमें 2 से हम भाग दे दे तो पूरी तरह क्या हो जाए, केवल 2 से, ध्यान देना, 3 से नहीं, 5 से नहीं, जो ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो, ठीक ना, पूरी पूरी कट जाए। विभाजित होने का मतलब क्या है कि उसका शेषफल कितना है, 0 आए, ठीक ना। यानी सम संख्या वे संख्या होते हैं जिनको अगर 2 से काट दिया जाए तो पूरी पूरी क्या हो जाए, कट जाए। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, डट डट पूरा 2 के सीरीज पढ़े लिख दो। सातवां क्या है, सातवां है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, ठीक ना। ये क्या है, बस उसका उल्टा कर दो, जो संख्या 2 से नहीं कटेगा, केवल 2 से नहीं कटेगा, बाकी कुछ से कटे उससे हमको मतलब नहीं है। ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह न कटे उसको हम क्या कहेंगे, विषम संख्याएं कहेंगे। जैसे 2 से नहीं कटने वाला कौन है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है, ठीक ना, और 17 है, 19 है, ये सब है, ठीक। देखो भाज्य अभाज्य सबको कोई मतलब नहीं है। विषम में क्या होता है कि 2 से पूरी तरह नहीं कटना चाहिए, इनमें 2 से अगर तुम भाग दो तो 2 से कटना नहीं चाहिए, ठीक ना। तो मैटर कंट्रोल में है, समझ गए बाबू, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। देखना है यहाँ पे, अब ये जितनी संख्याएं हैं, ठीक ना, प्राकृतिक से लेके विषम तक जितनी संख्याएं हैं सबको हम क्या कहते हैं, सबको क्या कहते हैं, लिख देंगे, इन सभी को, इन सभी को, इन सभी को परिमेय संख्याएं कहते हैं, ठीक ना, परिमेय संख्याएं, तो परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहाँ पढ़े हो, कहते हैं। अब ध्यान से देखना है एक चीज कि जो परिमेय संख्याएं होते हैं, तुम लोग कक्षा 10 में इसका क्या नाम जानोगे, वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स, ठीक ना। उसमें परिमेय अपरिमेय को डिटेल में पढ़ोगे, यहाँ पे थोड़ा सा बस थोड़ा सा इसका जानकारी। देखो परिमेय संख्याएं को भी हम लोग समझ लेते हैं। इधर चमक नहीं रहा है बाबू, देख रहा है इधर, परिमेय संख्याएं, ठीक ना, मन लगा के पढ़ना, नहीं कुछ लोग भूख का बहाना बना के मन मत लगाओ। देखो जो P/Q के रूप में, P/Q के रूप में लिखा या बदला जा सके उसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्याएं कहेंगे, ठीक ना, परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में देख लो, जैसे मान लो हो गया 5/3, चाहे मान लो 0 लिख दिए, 1 लिख दिए, 2 लिख दिए, परिमेय संख्या है कि नहीं। हम बोले हैं कि जिसे लिख सकें, ठीक ना, या बदल सकें। जैसे नहीं है तो इसको बदल दो, सबके नीचे 1 लगा दो, हो गया P/Q के रूप में। तो जिस ये सब के सब क्या है, सब परिमेय संख्या है, क्योंकि सबके नीचे तुम 1 लगा सकते हो, ठीक ना। 1 लगाओगे तो P/Q के रूप का सब हो जाएगा, ठीक। तो ये सब के सब क्या है, परिमेय संख्याएं हैं, ठीक। इन सब को जान गए तो दूसरा चीज क्या हम लोग सब जानना था कि इन सभी को हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। अब मन में सवाल उठेगा, सर परिमेय संख्या कहते किसे हैं, तो उन संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकें, या उसे हम क्या करें, बदल सके। लिखा ना हो लेकिन हम उसे बदल सके, उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे, ठीक ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक। इसके बाद अब हम लोगों को पढ़ना है सवाल, ठीक ना। देखना इधर, पहला सवाल क्या कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या है, ठीक ना,
कि जो परिमेय संख्याएं होते हैं, किन संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। अभी तुरंत यहाँ पे पढ़े थे कि प्राकृतिक से लेकर के विषम तक जितनी संख्याएं सबको हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक ना। यहाँ पे देखो कह रहा है कि एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। बात सही है, ठीक ना। यानी हम लोग परिभाषा पढ़े परिमेय संख्या का कि जिसको हम p/q के रूप में लिख सकें या लिखा हो पहले से, उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो जो प्राकृतिक संख्या है उसमें क्या होता है, 0 होता है, सॉरी 1 2 3 4 ही ना होता है। इन सब के बटे में अगर हम 1 लगा दें तो क्या p/q के रूप का नहीं हो गया। यानी परिमेय प्राकृतिक संख्या को हम लोग परिमेय संख्या के रूप में बदल सकते हैं। ये क्या है, हमारा परिमेय संख्या है। एक पूर्णांक भी क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि पूर्णांक में क्या होगा, माइनस वाली संख्या रहेंगे, प्लस वाली रहेंगे और शून्य भी रहेगा, ठीक ना। सबके नीचे 1 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो भी परिमेय संख्या हो जाएगा। कह रहा है एक वास्तविक संख्या, एक पूर्ण संख्या। देखो जो पूर्ण संख्या होते हैं उनमें केवल शून्य, प्राकृतिक संख्या के समूह में केवल शून्य शामिल कर दो, क्या हो गए, पूर्ण संख्या होंगे। इनमें क्या करो, इनमें भी 1 लगा सकते हो, ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन वास्तविक संख्या जो होता है, कक्षा 10 में है कि वास्तविक संख्या 2 प्रकार के होते हैं। वास्तविक संख्या में क्या होता है, पहला संख्या होता है परिमेय संख्या और दूसरा का क्या होता है, अपरिमेय संख्या, ठीक ना, अपरिमेय। इस सवाल में मेन मकसद ये था कि परिमेय संख्या के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। इन चारों विकल्पों में से परिमेय संख्या के अंतर्गत आते कौन कौन है। तो देखो प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होता है, पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होता है, पूर्णांक भी होता है, पूर्ण पूर्णांक दोनों होते हैं, ठीक ना। लेकिन वास्तविक संख्या क्यों नहीं होता है, क्योंकि वास्तविक के अंतर्गत दोनों आते हैं, परिमेय भी आते हैं और अपरिमेय भी आते हैं ना। इसीलिए जो वास्तविक संख्याएं होते हैं वो केवल परिमेय संख्या नहीं होते हैं, ठीक। आगे क्या कर रहा है कि एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार यानी दशमलव निरूपण कब नहीं हो सकता है। देखो कब नहीं हो सकता है, मतलब किस प्रकार का अगर रहेगा तो नहीं हो सकता है। देखो ये सब क्या है, सब के सब दशमलव प्रसार है, ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, चारों के चारों दशमलव प्रसार के अंतर्गत आते हैं, ठीक ना। शांत में क्या है, जैसे हम 2.5 लिख दिए शांत हो गया, 3.246 लिख दिए शांत हो गया। यानी 1 या 2 या 3 अंकों के बाद जाकर के रुक जाना। कहने का मतलब क्या है कि जिस संख्या में किसी संख्या से भाग दोगे उसमें दशमलव के बाद 2-3 अंक के बाद शेषफल शून्य हो जाना, ठीक ना। जब शेषफल शून्य हो जाएगा तो ऑटोमेटिक रुक जाएगा, और जहां रुका वो क्या हो गया, शांत दशमलव प्रसार हो गया, ठीक ना। कैसा हो गया, कहने का मतलब यहाँ पे है कि मान लो तुम ले लिए कितना, यहाँ पे ले लेते हैं हम 9 ले लेते हैं, ठीक ना। 9/2 इसमें भाग दो, 9 में 2 से भाग देना है, 2 चौके 8 बचा 1 लगा यहाँ दशमलव, इसके बदला में 0 2 5 10। देखो दशमलव है ना, ये दशमलव वाली संख्या है। लेकिन इसमें क्या हुआ कि 1 अंक के बाद रुक गया, अब इसके आगे भाग करना नामुमकिन है। क्यों, क्योंकि शेषफल क्या आ गया है, शून्य आ गया है। तो जब 1 या 2 अंक के बाद जाके रुक जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, शांत दशमलव प्रसार कहते हैं ना। यानी कह रहा है कि किसको हम लोग परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो शांत वाले को लिख सकते हैं, शांत वाले को लिख सकते हैं। आगे लिख के बताएंगे कैसे लिख सकते हैं। जो शांत वाला रहेगा उसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक ना। अब देखना लिख कैसे पाएंगे, अगर मान लो लिखने की बात है कि सर नहीं सर थोड़ा सा हिंट आप कर दीजिए कैसे लिखेंगे, तो आगे सवाल मिलेगा तुम लोगों को, क्वेश्चन मिलेगा, दशमलव प्रसार जो है उसको शांत मतलब परिमेय संख्या के रूप में निरूपण करने के लिए डायरेक्ट हम लोग वही सीखेंगे, ठीक ना। यहाँ से भी आगे बढ़ते हैं। देखो अशांत वाले क्या होते हैं, अशांत का मतलब क्या होगा, एक दशमलव हुआ, उसके बाद 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, फिर मान लो फिर 4 आने लगा, मतलब इसी प्रकार बार बार आते रहेगा, ठीक ना। क्या होगा, बार बार आते रहेगा, मतलब अशांत ही रहेगा। देखो ये शांत है, ये अशांत है। जैसे आपकी फिर क्या होगा दूसरा का, जैसे 0.33 होने लगा, 3 3 3 3 3 3 इस तरह से, ठीक ना। ये क्या है, देखो अशांत नहीं है, लेकिन मान लो शांत है ये नहीं है, ठीक ना। लगातार कोई ना कोई अंक इसमें आ रहा है, दशमलव प्रसार कर रहे हैं, भाग जा रहा है, कोई ना कोई अंक आ रहा है। अगला क्या है कि अशांत अनावर्ती क्या होता है, अशांत अनावर्ती। देखो इसी कैटेगरी का अशांत अनावर्ती होता है कि जैसे दशमलव में अंक आया, 1 आया, 2 आया, 5 आया, 7 आया, 9 आया, ठीक ना। उसके बाद कुछ ऐसी संख्याएं आएंगी जो क्या होने लगेगा, बार बार रिपीट होने लगेगा, ठीक ना। क्या होगा, बार बार रिपीट होने लगेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अशांत अनावर्ती नहीं, अशांत आवर्ती कहते हैं, ठीक ना। अशांत आवर्ती उसको कहेंगे। अशांत अनावर्ती किसको कहते हैं, थोड़ा सा नीचे लिखा गया है, इसको यहाँ पे दिखा देते हैं, ठीक ना। अशांत अनावर्ती मतलब क्या होता है,
देखो आवर्ती का मतलब क्या हुआ कि शांत भी नहीं है और बार बार आ भी रहा है, शांत भी नहीं है और बार बार आ भी रहा है। देखो अशांत, ठीक है, शांत नहीं है। आवर्ती मतलब कोई संख्या बार बार आएगा, अशांत भी रहेगा और कोई संख्या बार बार आएगा, उसको हम क्या कहेंगे, अशांत आवर्ती कहेंगे। लेकिन अशांत अनावर्ती का मतलब क्या होगा कि जैसे इस प्रकार से 1.0100000, देखो इसमें क्या है कि कोई संख्या रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक ना। जैसे कहने का मतलब यहाँ एक के बाद एक ठो शून्य था और यहाँ एक के बाद कितना हो गया, 2, एक के बाद 3, मतलब एक ही अंक। जैसे इसमें 4 6 रिपीट हो रहा था, इसमें 3 रिपीट हो रहा था, इसमें नहीं रिपीट हो रहा है अब। यानी ऐसी संख्याओं को हम अशांत अनावर्ती कहते हैं जो शांत भी नहीं रहेगा और कोई संख्या बार बार आएगा भी नहीं, नॉन रिपीटेड रहेगा, ठीक ना। नॉन रिपीटेड मतलब बार बार कोई संख्या उसमें दोहराएगा नहीं, ठीक। इसमें क्या कह रहा है कि इस एक किसके बराबर है, बहुविकल्पीय दिया है, इसको हल करना है। हम लोग पीछे पढ़े थे कि जब रूट में एक सूत्र पढ़े थे हम लोग कि जब रूट में ए हो और गुणे रूट में क्या हो, बी हो, यानी दो रूट हो और दोनों में भिन्न भिन्न संख्याएं हैं, तो हम लोग क्या करते थे कि दोनों रूट के जगह एक रूट लगा दो और दोनों संख्याओं का क्या कर दो, उसी रूट के अंदर गुणा कर दो। तो वही चीज़ यहाँ पे करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे 10 है और यहाँ पे गुणे क्या है, 15 है। हम लोग सूत्र के हिसाब से क्या करेंगे, 10 गुणे 15 कर देंगे, ठीक ना, हो जाएगा ना। अब या तो 150 कर दो गुणा या तो काटो इसको, क्योंकि देखो कैसे किस रूप का दिया है, बाहर निकाल के दिया है ना, तो करो। देखो 2 पच्चे 10, 15 काटोगे 3 पच्चे 15 ही ना होगा। देखो इनमें जोड़ा बनाओ, किसका जोड़ा बन रहा है, 5 का जोड़ा बन रहा है ना, तो 5 को बाहर निकाल दो। वर्गमूल का रूट का नियम ही होता है वर्गमूल निकालने का कि जिनका जोड़ा बने उनमें से किसी एक को क्या कर दो तुम, बाहर निकाल दो। तो हम क्या करेंगे, 5 को बाहर निकाल देंगे, तो अंदर क्या बचा है, देखो ये दोनों बाहर निकल गया है। बाहर जाएगा तो एक ठो बनेगा, अंदर आएगा तो फिर कट हो जाएगा, फिर 2 ठो हो जाएगा, ठीक ना। अंदर कौन बचा, 2 बचा और 3 बचा, फिर हो गया 5 और 2 3 6। देखो ये विकल्प कहाँ है, विकल्प बी है ना, विकल्प बी सही हो गया, ठीक। इसका जो हल होगा यही है, ठीक ना। विकल्प में कभी कभी दे देता है कि बताओ कि इसका किसके बराबर है, चाहे इसका मान कितना होगा, तो इस तरह से निकालते हैं। इसकी फार्मूला क्या है कि अगर पहली संख्या है, ठीक ना, जैसे 2 रूट है, दोनों में भिन्न भिन्न अंक हो, तो दोनों रूटों को क्या कर दो, एक रूट बना के दोनों का अंदर क्या कर दो, गुणा कर दो, आंसर हो जाएगा। आगे देखो क्या कह रहा है कि दो परमेय संख्याओं के बीच में ना, अरे अच्छा ठीक है, दो परमेय संख्याओं के बीच में पहला क्या है कि कोई परमेय संख्या नहीं होती है, गलत बात है। दो परमेय संख्याओं के बीच में परमेय संख्या होती है, ठीक ना, ये क्या है, गलत बात है। हमको सही बात चुनना है, ठीक, कि सही बात कौन है। कह रहा है कि ठीक एक परमेय संख्या होती है, ये भी गलत बात है। कहने का मतलब यहाँ पे समझना है कि इंची देखे हो, स्केल देखे हो, स्केल देखे हो ना, यहाँ पे होता है 0, यहाँ पे कितना है, मान लो यहाँ पे हो गया 0 और 0 से यहाँ पे हो गया 1, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 4 और यहाँ पे क्या हो गया 5 हो गया। तो क्या 0 से 1 के बीच में कोई लाइनिंग नहीं होता है, नापे हो, जो नापते हो वो देखते होगे कि यहाँ पर भी फिर लाइन ऐसे खींचा होता है ना, ऐसे लाइनिंग होता है ना। सब लोग स्केल देखे हो, सब लोग जानते हो कि जी हाँ सर जी लाइनिंग होता है। तो लाइनिंग होता है तो क्या 0 से डायरेक्ट 1 तक हम पहुँच जाते हैं, नहीं, कहते हो कि 0, जैसे यहाँ पे 0 है, 0 है और यहाँ पे 1 है, इसके बीच में आते आते तक जिसके पास स्केल होगा, किसी के पास स्केल है, दो यहाँ तक गंदा है, ठीक, सबमिट की भी क्या है नहीं, और किसी के पास नहीं है, नहीं नवेली नहीं है ना, चलो कोई बात नहीं, शायद दिख रहा है, नहीं दिखेगा ना, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो, जब देखोगे इसमें तो क्या होता है, छोटा छोटा डाट बना होता है, ठीक ना, और डाटों की संख्या कितनी होती है, मतलब 0 से अगर तुम शुरुआत करोगे तो यहाँ आते तक कितना होता है, 10 होता है, ठीक ना। कितना होगा, टोटल 10 होगा। जैसे यहाँ पे 0 हो गया, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, तब आएगा यहाँ पे कितना, 1 आएगा। यानी 0 से 1 तक आने में हमको कहाँ तक पहुँचना पड़ा, 0 से 1 तक आने में 0.1 मतलब 0.1, 0.2 ना, और 0.3, इस तरह से करते करते कहाँ तक हमको पहुँचना पड़ा, 0.9 तक। यानी 1 2 3 9 और 0 लेकर के 10 हुआ। यानी 0 से 1 के बीच में कितने हो गए,
10 हो गए ना। शून्य से 1 के बीच में केवल 10 हो गए। अब जरा दिमाग लगाओ कि क्या शून्य से 0.1 तक आने में फिर कुछ अंक पड़ेगा? तो जी सर जी हाँ पड़ेगा, क्योंकि फिर ये भी तो लिख सकते हो कि 0.01। ये देखो 0.1 है, 0.1 है, इससे छोटा अंक कौन हो गया? 0.01 हो गया, ठीक ना। इससे छोटा ए हो गया। यानी अगर इसको एक तरह से देखा जाए तो हमको ये पता चलता है कि सर दो संख्याओं के बीच अनंत संख्या होते हैं, ठीक ना, जिनकी हम गणना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संख्या के अंदर संख्या, संख्या के अंदर संख्या, संख्या के अंदर संख्या, ठीक ना, दुनिया भर की संख्या। और एक चीज इसमें छोटा सा देखना कि एक मान लो जैसे कोई कह दिया कि 5 है और 3 है, ये दोनों क्या है? परमेय संख्या है ना। दोनों क्या है? परमेय संख्या है। इनके बीच में एक तीसरा परमेय संख्या निकालिए, इनके बीच में एक तीसरा परमेय संख्या निकालिए। ठीक है, निकाल रहे हैं। तो सूत्र क्या होता है? देखो, ये संख्या को मान लो ए, इसको मान लो बी। तो फार्मूला ही होता है कि अगर दो संख्याओं के बीच एक अन्य परमेय संख्या निकालना हो तो सूत्र होता है a + b/2। ये फार्मूला होता है, ठीक ना। तो अगर हम इसको कर दें कि a + b/2, तो 5 3 8/2 काटेंगे, कितना आया? 4 आया। यानी 5 और 3 के बीच में कौन है? 4 है, एक तो। फिर अगर कोई लड़का कहेगा, मान लो कोई टीचर कह दिया, चाहे कोई सर जी कह दिए कि जो 5 है, 3 है और जो 4 निकाले हो, अब कोई और एक निकाल के दिखाओ जिसमें 4 नहीं होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए। तो लो अब क्या करोगे? कहोगे सर जी हम 5 को ले लेते हैं और 4 को ले लेते हैं। तो लिखेंगे 5 + 4 कितना? 2। 5 4 9/2। काटोगे इसको तो देखो इन दोनों से हमेशा छोटा आएगा। 5 है, 3 है, तो इसको ऐसे कर दो, पहले 3 लिख दो, बाद में 5 लिखो, ठीक ना। पहले 3, बाद में 5। अब देखो जो आएगा वो क्या आएगा कि 3 से बड़ा आएगा, 5 से छोटा आएगा, ठीक ना। 3 से बड़ा, 5 से छोटा। इसको काटो 2 चौके 8 बचा 1 2 25, 4.5 दूना के 9 होगा ना। अरे 9 का आधा कितना होगा? 4.5 होगा ना। 4.5 मिला कितना होगा? 9 होगा। यानी देखो एक संख्या ये था परमेय, एक ये हमको दिया था, इसमें दो अन्य हमको कौन मिला? 4 मिला और 4.5 मिला। अब जितने लड़के हो सब चाहोगे तो इसको कहो इसका जोड़ा बना लो, फिर इसका जोड़ा बना लो, फिर इसका जोड़ा बना लो, ठीक ना। फिर इसका जोड़ा बना लो, इसका जोड़ा बना लो, बना के तुम जो निकलेगा फिर उसका जोड़ा बना के दुनिया भर के तुम क्या करो? दिन भर निकालते रहो, दिन भर कुछ ना कुछ निकलते रहेगा, ठीक ना। यानी इस तरह से तब हमको पता चला कि दो परमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परमेय संख्याएं होती हैं, ठीक ना। ये बात सही है। देखो केवल एक नहीं होता है, क्या है? गलत है, ठीक ना। और क्या है अगला? क्या कह रहा है कि अपरिमित रूप से अनेक परमेय संख्या होते हैं। ये बात सही है कि अपरिमित रूप से अनेक परमेय संख्या होते हैं। यहाँ पे एक और चीज कह रहा है कि केवल परमेय संख्याएं होती हैं तथा कोई अपरिमेय संख्या नहीं होती। यह बात सही है कि जब इनको निकालेंगे हम तो क्या मिल रहा है? हमको परमेय संख्या मिल रहा है, इनमें अपरिमेय संख्या तो हमको नहीं मिल रहा है ना। यानी कथन सत्य है कि दो परमेय संख्याओं के बीच केवल परमेय संख्याएं होते हैं, उनमें अपरिमेय संख्या नहीं होता है। ये भी बात सही है, ठीक ना। कोई दिक्कत इनमें? देखो ये सब एक एक टॉपिक है, ठीक ना। शांत अशांत, अशांत अनावर्ती, अशांत आवर्ती, ये सब क्या है? एक एक टॉपिक है। इसमें मत देखना है कि बस नॉर्मल से विकल्प है, ठीक ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक? देखना इधर 5वां सवाल क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, ठीक ना। टिक लगाना है और फिर आगे क्या कह रहा है कि कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यानी वजह क्या है कि सत्य है और वजह क्या है कि असत्य है। देखो पहला क्या कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। सही बात है? पहले देखते हैं सही बात है कि नहीं। पूर्ण संख्या को पहले समझते हैं। पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, डॉट डॉट। अब प्राकृतिक संख्या क्या होता है? डायरेक्ट 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, डॉट डॉट। यानी देखो जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सब के सब क्या पूर्ण संख्या में हैं? देखो पूर्ण संख्या सब प्राकृतिक संख्या में नहीं है, क्योंकि सब मिल रहा है सर जी, लेकिन कौन नहीं मिल रहा है? 0 नहीं मिल रहा है। लेकिन क्या प्राकृतिक संख्या पूर्ण में है? जी हाँ है। तो कथन क्या है? सत्य है, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्या क्या होते हैं? पूर्ण संख्या होते हैं, ठीक ना। सब के सब प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि पूर्ण संख्याओं के समूह में प्राकृतिक संख्या सब होते हैं, ठीक ना। लेकिन प्राकृतिक संख्याओं के समूह में पूर्ण संख्या नहीं होते हैं। 0 होता ही नहीं प्राकृतिक संख्या में। तो कथन है सत्य है। कथन क्या है? सत्य। वजह भी जान के क्यों?
क्योंकि ये सब के सब किस में है, इसमें है, ठीक ना, इसीलिए कथन सत्य है। दूसरा हम क्या कर रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक, पहले पूर्णांक को जानो, प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक क्या होता है, प्लस हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया मतलब शून्य, प्लस वाली संख्या इधर, माइनस वाली संख्या ऋणात्मक वाली, ठीक ना, ए हो गए। फिर आगे कह रहा है कि एक पूर्ण संख्या होते हैं, पूर्ण संख्या की पहचान क्या है, शून्य होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, डॉट डॉट, यानी शून्य से लेकर इसमें केवल धनात्मक संख्या है ना। तो कह रहा है कि क्या ये सब इसमें है नहीं है। देखो ध्यान से, कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक के मतलब कि प्लस वाली, शून्य वाला, माइनस वाली या ऋणात्मक, सब इसमें है, पूर्ण में नहीं है। शून्य है, देखो शून्य है, जी हाँ सर शून्य है। प्लस वाली संख्या है, जी सर जी प्लस वाली संख्या है। लेकिन ऋणात्मक इसमें ऋणात्मक नहीं हो सकता है, ठीक ना, पूर्ण संख्या में कभी भी ऋणात्मक संख्या नहीं हो सकते हैं, इसलिए सभी पूर्णांक पूर्ण नहीं हो सकते। हाँ, सभी पूर्ण पूर्णांक हो सकते हैं, कहे कि जो है सब इसमें है, ठीक ना, लेकिन सभी पूर्णांक पूर्ण नहीं हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो प्राकृतिक पूर्ण हो सकता है लेकिन पूर्ण प्राकृतिक नहीं हो सकता, उसी प्रकार से पूर्णांक पूर्ण नहीं हो सकते लेकिन पूर्ण पूर्णांक हो सकते हैं, क्योंकि इसमें जो संख्या है सब इसमें है, लेकिन इसमें जो है सब इसमें नहीं है, ठीक ना, वजह है, रीजन यही है। तीसरा में क्या कह रहा है, यानी अब क्या हुआ है, असत्य हुआ, क्या हुआ, असत्य हुआ, क्योंकि सब ए वाला इसमें नहीं है, ठीक ना, सभी पूर्णांक पूर्ण नहीं है। कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तू लोग कहोगे जी सर, हम भी कह देंगे जी बिल्कुल होते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिख दिए 3, 5, 7, ये सब नहीं है पूर्ण, ये सब है ना पूर्ण। पूर्ण पूर्ण क्या है, देखो शून्य है, 1 है, 2 है, 3 है ना, सब है ना। लेकिन अगर हम यहाँ पे दे दें कि 2/, चलो यहाँ पे लिख दे 3/2, 3/2 तो लोग क्या कहोगे सर जी परिमेय संख्या है, पूर्ण तो दिख ही रहा है, ठीक ना, 3 है, 2 है, पूर्ण दिख रहा है ना। लेकिन जब इसको हम हल करेंगे तो क्या आएगा, 1.5 आएगा। जब इसका भाग देंगे 3 में 2 से तो कितना आएगा, 3 के आधा करेंगे तो 1.5 आएगा ना, 1.5। क्या दशमलव वाली संख्या पूर्ण संख्या होते हैं, नहीं होते हैं, यानी सभी परिमेय पूर्ण नहीं हो सकते हैं, ठीक ना। रीजन क्या है कि परिमेय संख्या जो होते हैं उनमें दशमलव वाले भी संख्याएं होते हैं ना, तो दशमलव वाली संख्याएं कभी पूर्ण नहीं हो सकते हैं, इसलिए कथन भी क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य है। देखो रीजन जानते जा रहे हो, किस वजह से नहीं है, किस वजह से सत्य था, क्यों असत्य, क्यों असत्य। आगे कह रहा बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन सी संख्याएं परिमेय और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय है, ठीक ना, परिमेय अपरिमेय बताएं। देखो रूट में जितनी भी संख्याएं होती हैं अगर उनका वर्गमूल आसानी से नहीं निकल सकता है, मतलब वो जो वर्गमूल होगा वो एक पूर्ण संख्या नहीं होगा। पूर्ण संख्या का मतलब शून्य से लेकर के पूरे गिनती की संख्या, ठीक ना। अगर वर्गमूल निकालने पे ये सब नहीं आते हैं तो परिमेय नहीं है। देखो जब √23 को हम लोग बाहर निकालेंगे तो दशमलव वाली संख्या बाहर आएंगे, ठीक ना, यानी अगर दशमलव वाली संख्या इसमें आएगा तो क्या होगा, अपरिमेय होगा। क्या होगा, ये अपरिमेय होगा, क्योंकि दशमलव वाला संख्या पूर्ण नहीं हो सकता, ठीक ना। जब 225 को बाहर निकालेंगे देखते हैं क्या आता है, काटो इसको 225 को, 225 3 से कटेगा, 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से काटो, 3 दूना के 6, 3 5 15, 5 5 25, 5 एकम 5, यानी कितना आया, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अभी तुरंत पीछे पढ़े हो वर्गमूल निकालना है तो जोड़ा बनाओ, तो जोड़ा बनाए तो कितना कितना बना, 1 बना 3, तो 1 ठो बाहर निकलेगा, 1 ठो 5, 3 5 15, यानी देखो एक पूर्ण संख्या बाहर निकला है ना, माइनस न तो है ना तो दशमलव, कुछ नहीं है इसमें, पूर्ण संख्या है। तो क्या है, ये परिमेय संख्या, ठीक ना, इसको लिख देते हैं हम लोग परिमेय, परिमेय। अब देखो ये क्या है, दशमलव प्रसार है, ठीक ना, दशमलव वाली संख्या है लेकिन कैसा है, शांत है। आगे जाके देखो 4 अंक के बाद क्या हुआ है, रुक गया है। अभी तुरंत पिछले सवाल में हम लोग पढ़े हैं कि ऐसी संख्याएं जो ऐसा दशमलव प्रसार जो शांत हो, 1 या 2 अंक के बाद जाके शांत हो जाए, उसको हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे, क्योंकि इसको हम परिमेय संख्या के रूप में बदल सकते हैं, ठीक ना, परिमेय संख्याएं। नहीं पता चल रहा कैसे बदलेंगे, रुको बता रहे हैं। इसको देखो ये क्या है, ए कैसा है, देखो ए वाला शांत था और ये कैसा है, अशांत है, अशांत आवर्ती,
वर्ती, मतलब शांत भी नहीं है लेकिन अंक बार बार आने लगा, ठीक ना। अशांत आवर्ती है। तो जो शांत होते हैं और अशांत आवर्ती परिमेय संख्या दशमलव प्रसार होते हैं वो क्या होते हैं, परिमेय संख्याओं की कैटेगरी में आते हैं, परिमेय संख्याएं, ठीक ना। अब ये क्या है देखो, ये अशांत भी है, अशांत अनावर्ती है, ठीक ना। अशांत अनावर्ती मतलब शांत भी नहीं है और कोई अंक बार बार रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो इस प्रकार की संख्या को हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक ना, अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब देखो सबसे बड़ा रीजन क्या है कि तू लोग कहोगे कि सर जी ये परिमेय संख्या है कैसे, ये सब परिमेय संख्या कैसे है। इसको तो चलिए समझ गए कि जब बाहर निकाले तो 15 आया तो परिमेय है, इसको बाहर निकालते दशमलव वाला अंक आता है इसलिए परिमेय नहीं है, अपरिमेय है। लेकिन ये कैसे परिमेय हुआ और ये कैसे परिमेय हुआ, इसको भी समझ गए कि सर बार बार नहीं आ रहा है और रुक भी नहीं रहा है, तो ये भी अपरिमेय है। लेकिन ये भी बार बार नहीं आ रहा है, आ रहा है बार बार आगे चल के आ रहा है, रुक भी नहीं रहा है, ये क्यों परिमेय है, ये रुक गया तो क्यों परिमेय है। अब देखना ध्यान से किस तरह से परिमेय है, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, ठीक ना। जैसे मान लो हमारे पास कोई अंक हो गया 1.5 चाहे 1.2, हम यहाँ पे लिख दिए 1.2 को P/Q रूप में निरूपित कीजिए चाहे बदलिए, ठीक ना, बदलिए चाहे लिखिए। अब देखो किसको हमको बदलना है, 1/2 को। हम लोग एक चीज़ आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि पहले हम इसको क्या करेंगे, मानेंगे कि माना x बराबर कितना है 1.2 है, इसका नाम दे देंगे समीकरण का, समीकरण 1 इसको कर देंगे। अब देखेंगे कितना अंक रिपीट हो रहा है, कितना अंक रिपीट हो रहा है, एक अंक केवल ऐसा है जो रिपीट हो रहा है, 2 अंक है ही, 2 है लेकिन अंक 1 है, ठीक ना। एक अंक ऐसा है जो दशमलव के बाद आया है, तो हम क्या करेंगे, जब एक अंक आया है इसमें हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे 10 से क्या कर देंगे। देखो एक अंक आया तो हम बताएं कि एक के बाद 1 0, अगर 2 अंक आएगा तो 1 के बाद 2 0, 3 अंक आएगा तो 1 के बाद 3 0 से हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे क्या करेंगे, इसमें चाहे भाग दे दो, डायरेक्ट भाग दे दो, तो भाग केवल नहीं दिया जाता, ठीक ना। देखो जब इसमें करोगे तुम तो 1/2 मतलब ऐसे करोगे कि ये दशमलव को हटा दो, क्या किया, दशमलव को हटा दिए। अब एक अंक पे दशमलव हटा है तो उसके बदले में क्या लगाएंगे, 10 लगाएंगे। 10 क्यों लगाएंगे, देखो अगर 12 ऊपर है 10 है तो पहले 10 से कम बचा कितना, दशमलव लगाओगे, यहाँ 20 हो गया, 10 दूना के 20, यानी नीचे 10 लगाने से हमारा मान बदल नहीं रहा है, ठीक ना। देखो मान वही ना है 12, यहाँ पे तुमको 12 भले दिख रहा है लेकिन नीचवा क्या है, बहुत लखोरी था नहीं, गधा उधर से गाना बंद करके आके यहाँ बजा रहा है वो। ठीक, अब इसमें देखो जो 10 है ऊपर 12 दिख रहा है नीचे 10, लेकिन जब 12 और 10 को हम हल किए तो कितना आया, 1.2 ही आया ना, इसीलिए इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, ठीक ना। अगर यहाँ पे इस तरह से होता है कि 1.34 तो हम क्या करते, लिखते 134 और नीचे वाले लिख देते 1 के बाद 2 0, ठीक ना, फिर भाग देंगे तो 1.34 आएगा। ठीक, अब देखो जरा ध्यान से देखो बाबू कि क्या अभी P/Q के रूप का हो गया, अरे P/Q दिख रहा है जी सर, दिख रहा है। तो जब इसको हम लिख सकते हैं P/Q के रूप में, परिभाषा ही ना हम लोग पढ़े परिमेय संख्या का, क्या ऐसी संख्या जिससे जो या तो P/Q रूप का हो या तो उसे हम लिख सके, उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। लिख दिए, परिमेय संख्या हो गया ही। अब कहोगे सर जी इसको बताइए, वो तो आप बता दिए लेकिन इसको बताइए, ठीक है इसको देख लो। अगर कोई संख्या है जो रिपीटेड है, क्या है, रिपीटेड, बार बार कोई संख्या आ रहा है, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, तो देखो पहले कई अंक बार बार आ रहा है, एक अंक 3 है जो बार बार आ रहा है, ठीक ना, एक अंक 3 है जो बार बार आ रहा है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे x बराबर 3, यहाँ पे मानेंगे x बराबर 0.33। देखो शॉर्टकट में समझ रहे हैं, हो सकता है अच्छे समझ में ना आए। फिर क्या करेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण 1, फिर लिखेंगे समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, ठीक ना। क्यों 10 से गुणा करेंगे, क्योंकि एक अंक बार बार आ रहा है, ठीक ना। तो क्या करेंगे, इसमें 10 से गुणा करा देंगे, 10 में गुणा करा दो, तो गुणा कराओगे तो क्या होगा, 10 में गुणा कराओगे, इसमें जब गुणा कराओगे तो दशमलव इधर भागेगा, ठीक ना। अब भाग दोगे तो दशमलव, देखो जब गुणा कराते हैं तो दशमलव दाएं तरफ आता है, भाग कराते हैं दशमलव बाएं तरफ जाते हैं, तो हम गुणा करा रहे हैं तो दशमलव कहाँ आएगा, दाएं तरफ, तो हो जाएगा 3.333, ई आने लगा बार बार ना। इसको मान लो तुम समीकरण
2 और 10 से गुणा कराए हो तो यहाँ 10 से x हो जाएगा, ठीक ना। अब क्या करो, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को तुम घटा दो, घटाओ तो यहाँ पर हो जाएगा 10x और नीचे हो जाएगा केवल x बराबर 3.33 और ये क्या हो जाएगा 0.33, एक और 3 है, ठीक ना। ये बार बार आ रहे हैं, घटाओ इसको, तो घटाओगे तो क्या होगा, देखो जरूरत के अनुसार हम यहाँ पे 50 लिख सकते हैं, ठीक ना। लेकिन आपको अभी कितने 3 की जरूरत है, एक और 3 की जरूरत है, क्योंकि नीचे 1 2 3 4 तो 3 है, इसीलिए ऊपर एक 3 और लिख देंगे। 3 में से 3 गया 0 0 0 0 आएगा, 0 0, 3 में से 0 गया कितना बचेगा 3 बचेगा, बराबर लिख दो। 10x में से 1x गया कितना बचेगा 9x बचेगा। अब देखो कि 9x बराबर क्या आया 3 आया, x बराबर क्या हो जाएगा 3/9 हो जाएगा ना, p/q रूप का है, हो गया। पहले नहीं था, जब हम प्रयास किए तो हो गया, ठीक ना। अब देखो एक इसमें एक और कैटेगरी का सवाल आता है, वो कैसा है, ठीक है सर जी आप वो भी बता दिए, जरा आप इसको बताएं कि इसको अब बताइए तो ना। इसमें हम क्या किए थे कि ऐसा अंक था जो शुरू से रिपीट होने लगा, इसमें ऐसा अंक है जो 2 अंक के बाद रिपीट हो रहा है, ठीक ना। ये ऐसी दशमलव वाली संख्या है जिसमें 2 अंक के बाद रिपीट होना चालू हुआ है, हो रहा है ना। इसमें देखो तुरंत बार बार आने लगा था, इसमें बार बार आ ही नहीं रहा था, लेकिन इसमें 2 अंक के बाद बार बार आ रहा है। अब देखो क्या करेंगे, तन्नी थोड़ा सा कोई परिवर्तन है, पहले इसको मान लिए x बराबर, इसका नाम भी दे दिया समीकरण 1। समीकरण 1 में देखो कई अंक नहीं बार बार आ रहा है, कई अंक एकदम रुका हुआ है, तो 2 अंक रुका हुआ है, ठीक ना। तो पहले 100 से गुणा कराओ, अगर 1 अंक यहाँ पे रहता, जैसे मान लो 1 अंक और रुका रहता तो 10 से गुणा कराते, अगर 3 अंक होता तो 1000 से गुणा कराते। कई अंक रुका है 2 अंक, 100 से गुणा करा दो, तो यहाँ पे लिखेंगे 100x बराबर 100 से जब गुणा कराओगे तो 2 अंक इधर आएगा, ठीक ना, गुणा कराने पे तो हो जाएगा 432.444, इसको मान लो समीकरण 2 मान लो। अब क्या करोगे, अभी कुछ नहीं करोगे, अब देखो कई अंक बार बार आ रहा है, 1 अंक आ रहा है, फिर इसमें 10 से तुम गुणा कराओ, ठीक ना। फिर इसमें क्या कराओ, जो अंक बार बार आ रहा है इसमें तुम क्या कराओ 10 से गुणा करा दो, तो फिर लिखेंगे इसमें 10 से गुणा करने पर, 10 से जब गुणा करोगे तो क्या होगा यहाँ पे देखो 1000x हो जाएगा बराबर 432 और 1 अंक और इधर दशमलव आएगा तो हो गया 4.444, मतलब 2 ही 4 बचा, ठीक ना। इसको मान लो समीकरण 3। अब देखो समीकरण 3 में से समीकरण 2 को तुम क्या करो घटा दो, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा दो। इसमें देखो 2 काम करना पड़ता है, पहले जो रिपीट नहीं हो रहा है, बार बार नहीं आ रहा है, पहले उसके लिए गुणा कराओगे, ठीक ना। उसका जब काम खत्म कर लोगे तब जो बार बार आ रहा है फिर इसके लिए एक बार गुणा कराओगे। अगर 2 अंक बार बार आ रहा है, मान लो यहाँ पे आने लगा 3 6 3 6 3 6 तो 100 से गुणा कराते, 3 6 5 3 6 5 3 6 5 तो 1000 से गुणा कराते, ठीक ना। एक अंक केवल 4 4 4 4 बार बार आ रहा था, इसलिए हम इसमें कैसे गुणा कराए, इसमें हम 10 से गुणा कराए, इसमें कैसे गुणा कराए 100 से गुणा कराए, ठीक ना। 100 से गुणा कराए तो ए बना, 10 से गुणा कराए तो ए बना, इनका नाम हो गया समीकरण 2, इसका नाम हो गया समीकरण 3। 3 में से 2 को घटाओ तो 1000x बराबर 400, मतलब 4324.44 डॉट डॉट, फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे 100x है ना, 100x बराबर कितना है 432, यही ना है, फिर दशमलव यहाँ पे लिखना पड़ेगा 432.44, एक 4 और देखो जरूरत है तो एक 4 और लिख लेंगे, घटाओ इसको, सब घटाओगे 0 0 0 आया, यहाँ पे दशमलव लगा तो 4 में से 2 गया 2, कर्जा लिए 12 में से 3 गया 9, यहाँ पे कर्जा लिए तो यहाँ पे 12 में से 4 गया 8, यहाँ पे कितना बचा 3 बचेगा ना। फिर से घटा के देख लो, 4 में से 2 गया तो 2 बचा, कर्जा लिए 12 यहाँ हुआ, 12 में से 3 गया तो 9 बचा, एक इसको दिया था यहाँ 2 बचा तो घटेगा नहीं, कर्जा लिए तो फिर 12 हो गया, तो 12 में से 4 गया 8 बचा, एक इसको दिया था 3 बचा, 3 के नीचे कुछ नहीं है 3, ठीक ना। बराबर देखो 1000x में से अगर 100 x घटाएंगे तो कितना बचेगा 900x बचेगा ना, हो गया। अब क्या है, इसके बाद 0 आ गया तो बातें खत्म है इसका, x बराबर क्या हो जाएगा देखो 3892/900, क्या p/q ग्रुप का दिख रहा है, इसीलिए सब क्या है परिमेय संख्याएं हैं, ठीक ना। और इसको हम नहीं बदल पाएंगे, क्यों नहीं बदल पाएंगे, देखो पहले कहोगे सर जी 10 नहीं आ रहा है, 10 हम कैसे गुणा करा 100 से गुणा करा, फिर कहोगे अरे सर जी 100 रिपीट नहीं हो रहा है बार बार, ठीक ना, फिर कैसे गुणा कराएंगे 1000 से, फिर कहोगे सर इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, फिर 1000 नहीं आ रहा है अब रिपीट बार बार, फिर क्या कराएंगे, यानी कितना हम गुणा कराएंगे, मिलेगा ही नहीं हमको जिंदगी में, ठीक ना। गुणा किससे कराएं कितनी बार कराएं ये स्पष्ट नहीं हो पाएगा, ठीक ना। इसीलिए
इसको हम p बटे q के रूप में बदल नहीं सकते हैं। और जिसको हम p बटे q के रूप में बदल नहीं सकते हैं वो कौन सी संख्या होते हैं? अपरिमेय संख्या होते हैं। और जिनको बदल सकते हैं वो क्या होते हैं? परिमेय संख्या होते हैं, ठीक ना। देखो सवाल नंबर 1 कहाँ है? यहाँ है। सवाल नंबर 2 यहाँ है। सवाल नंबर 3 यहाँ है। इन तीनों को देख के आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो दशमलव प्रसार शांत होते हैं या अशांत होते हैं, लेकिन अगर उनको हम p बटे q के रूप में बदल सकते हैं तो क्या है? हमारे परिमेय संख्या है, ठीक ना। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब सातवां को भी देख लेते हैं ना। इसको देखने से पहले 2-3 बातें तुम लोगों को जानना बहुत जरूरी है। 3 बातें क्या है इसमें? देखो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कुछ ना कुछ दिख रहा होगा, ठीक ना। तो देखो जब क्या होता है कि अगर एक परिमेय संख्या है, कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। ध्यान से ना इसको ट्रिक समझ लेना, चाहे कंसेप्ट समझ लेना, ठीक ना। जो तुम लोग समझना होगा समझ लेना, इसको ट्रिक समझना चाहे कंसेप्ट समझ लेना। कंसेप्ट मतलब इस ट्रिक से तुम देखते ही बता दोगे कैसी किस प्रकार की संख्या है। अगर एक परिमेय संख्या है और दूसरा का भी क्या है? दूसरा का भी परिमेय ही है, और इनका तुम क्या कर रहे हो? जोड़ कर रहे हो या घटाना कर रहे हो या गुणा कर रहे हो या भाग कर रहे हो। अगर पहला परिमेय है और दूसरा को परिमेय है तो इसका आंसर भी क्या होगा? परिमेय होगा। ध्यान देना क्या होगा? परिमेय होगा। लेकिन सबसे मेन चीज तुम लोगों को जानना है कि कौन परिमेय होता है, कौन अपरिमेय होता है। दूसरा देख रहा है, दूसरा में क्या है? अगर मान लो पहल का परिमेय है, पहला क्या है? परिमेय है, चाहे पहल के अपरिमेय है, ठीक ना। और दूसरा का क्या है? अपरिमेय है, अपरिमेय। अब इसका हम क्या करेंगे? जोड़ घटाना गुणा भाग करेंगे। जोड़ किए, घटाना किए, गुणा किए और भाग किए, तब एक ये हमेशा क्या आएगा? अपरिमेय आएगा। ध्यान देना इसमें हमेशा क्या आएगा? अपरिमेय आएगा, ठीक ना। अगर तीसरा कंडीशन क्या है कि अगर पहला भी अपरिमेय है, पहला अपरिमेय है, दूसरा भी अपरिमेय है, अपरिमेय है, तो इसका आंसर जो आएगा, मतलब इसका जो रिस्पांस निकल के आएगा, जवाब निकलेगा, वो क्या रहेगा कि परिमेय भी हो सकता है, परिमेय या तो अपरिमेय, ठीक ना। अपरिमेय, या तो इसका उत्तर परिमेय रहेगा या तो अपरिमेय रहेगा। अब परिमेय अपरिमेय क्या होता है? देखो इसमें क्या है कि ये देखो अपरिमेय है, ये परिमेय है, परिमेय है, अपरिमेय, 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 परिमेय, परिमेय, अपरिमेय, परिमेय, ठीक ना। और ये पाई क्या है? अपरिमेय, क्योंकि इसका मान होता है 3.414 डॉट 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 दुनिया भर के, ठीक ना तो कभी दोहराएगा और न तो कभी। अभी अपरिमेय की परिभाषा यहाँ पे क्या सीखे हो कि जो अनुसानी अनावर्ती होता है उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी जिसका हम मान निकाल, रूट में हो चाहे कुछ हो, अगर उसका हम मान निकालते हैं तो ना तो एक ही संख्या बार बार आएगा, ना तो एक ही संख्या बार बार आएगा, ठीक ना। नहीं है तो देख लो 4.222 ऐसे, ना तो एक ही संख्या बार बार आएगा और ना ही 1 2 3 4 अंक के बाद कोई संख्या बार बार आएगा। कैसा आएगा? ना तो रुकेगा और ना तो बार बार आएगा, ठीक ना। अगर इस प्रकार का कभी कंडीशन आ जाएगा समझ जाना अपरिमेय है। जैसे अब √5 का मान निकालोगे उसी प्रकार का आएगा, रिपीट नहीं होगा, कब 2 3 5 7 1 9 4 3 ऐसे ठिकाना नहीं आएगा, ठीक ना, दशमलव के बाद, तो ये अपरिमेय है। मतलब रूट में जो होते हैं संख्या, जैसे देखो रूट में 2 हो गया, रूट में 3 हो गया, रूट में 5 हो गया, ठीक ना, 7 हो गया, रूट में 9 नहीं 10 हो गया, रूट में 11 हो गया, रूट में 12 हो गया, रूट में 13 हो गया, रूट में 14 हो गया, 16 को छोड़ देना, ठीक ना, क्योंकि 4 से 16 साफ साफ निकलेगा। ये सब के सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब ध्यान से देखो, हमको बताना क्या है। सवाल में कह रहा है कि बताओ कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। देखते ही हमको बता देना है। देखो यहाँ पे ये क्या है? ये क्या है? परिमेय है। ये क्या है? अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय। दिमाग लगाओ, अभी तुरंत बताए हैं कि जब परिमेय हो और अपरिमेय हो, उनका जोड़ हो चाहे घटाना हो चाहे गुणा हो चाहे एक ही साथ नहीं पारा पारी चाहे एक ही साथ कैसू हो, ठीक ना। अगर इन चारों में से कुछ हो रहा है तो उसका उत्तर क्या होगा? अपरिमेय। तो ये परिमेय है अपरिमेय, इसका घटाना हो रहा है तो इसके क्या होगा? अपरिमेय होगा। क्या होगा? देखते देखते बता दोगे ना। देखो देख रहे हैं हम, बता रहे हैं, कुछ नहीं, हल एक को नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे देखो परिमेय है क्या अपरिमेय?
पहले पता कर लो अच्छे से, इसको थोड़ा सा हल देखना पड़ेगा। एक कोष्टक में है 3 है प्लस है, जब ज़्यादा लंबा होता है तो पहले हल किया जाता है, ठीक ना, डायरेक्ट नहीं देखा जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रूट में 23 है, यहाँ माइनस में रूट में 23 है, क्या प्लस रूट में 23 माइनस रूट में 23 कट सकता है? जी हाँ सर कट सकता है। कटा तो क्या बचा, केवल 3 बचा ना। तो 3 क्या है, 3 परिमेय संख्या है। 3 क्या है, जब एक परिमेय हो दूसरा का अपरिमेय हो तब आता है अपरिमेय। यहाँ क्या था, इसका मान कितना है, अरे 0 ना है। कहने का मतलब है कि अगर हम 3 प्लस 0 लिखें, चाहे ऐसे लिख दे 3 प्लस रूट में 1 माइनस रूट में ऐसे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कट के 0 ना है, ये शून्य को हम इस रूप में लिख दिए हैं। तो एक यहाँ पे परिमेय अपरिमेय है ही नहीं, एक तरह से देखो तो यहाँ पे परिमेय अपरिमेय है ही नहीं, ये दोनों आपस में कट गया, तो परिमेय अपरिमेय बचा कहाँ, नहीं बचा ना, इसलिए क्या है, परिमेय है, क्योंकि केवल परिमेय है, ठीक ना। अगर यहाँ पे 3 प्लस 0 का मतलब क्या हुआ, ये भी परिमेय ये भी परिमेय, और दोनों परिमेय तो क्या होगा, उत्तर, उत्तर भी परिमेय। तीसरा में देखो क्या कर रहा है, यहाँ पे देखो अपरिमेय अपरिमेय, क्या इससे इसको हम काट सकते हैं, अरे वो है ही नहीं, लिख के भले दिख रहा है हमको आंख से, लेकिन जब थोड़ा सा हल किए थे क्या हो गया, आपस में कट गया। जब कटा तो कैसा बचा, कटा तो 2/7 बचा। अब ये भी परिमेय ये भी परिमेय, दोनों क्या है, दोनों परिमेय है ना, तो इनका उत्तर भी कैसा आएगा, परिमेय आएगा। अभी तो हम बताए हैं नीचे, ठीक ना, ये भी क्या है, परिमेय है। देख के मत कहो, देखने में कुछ हल भी तो होगा, हल करके जब लास्ट में निर्णय मिलेगा तब कहो कि हाँ सर जी ये परिमेय है चाहे अपरिमेय है। केवल देखे कि परिमेय अपरिमेय अपरिमेय उत्तर दे दिए। यहाँ नहीं देख रहे हो कि 7 कट जाएगा, ठीक ना, रूट 7 कटेगा तो 2/7 बचेगा, और यहो परिमेय है यहो परिमेय है। जब परिमेय परिमेय का हम भाग करेंगे तो क्या आएगा, परिमेय ही आएगा, ठीक। इसको देखो, ऊपर वाला क्या है, परिमेय है, ऊपर क्या है, नीचे क्या है, अपरिमेय है, अपरिमेय। अब इसका कोई हल भी नहीं होगा, हल होगा, कोई हल नहीं होगा, तब इसका उत्तर क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। क्या आएगा, अपरिमेय ना। इसको देखो, ये परिमेय है, ये परिमेय है, और ये पाई इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं। पाई का मान होता है 22/7 होता है। जब इसका दशमलव में मान निकालोगे तब किस रूप से आएगा, 3.414 डॉट डॉट ऐसी कुछ अनठकानी नंबर आता है, ठीक ना, कोई दोहराता नहीं है। यानी इसको आगे हम लोग देखेंगे कि क्या है, कई बार उदाहरण में देखे हो कि क्या है, अपरिमेय है। जब परिमेय अपरिमेय का हम गुणा करेंगे तब क्या आएगा, परिमेय अपरिमेय का जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, अपरिमेय होगा ना। यानी इसका भी उत्तर क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। 2 चीजें पहचान लो, कौन परिमेय होता है कौन अपरिमेय, और 3 कंडीशन जान लो, देखोगे उत्तर बता दोगे कि अगर पहला परिमेय दूसरा का भी परिमेय, और उनमें से अगर उनका जोड़ घटना गुणा भाग कुछ भी करेंगे उत्तर क्या आएगा, परिमेय आएगा। पहल का परिमेय दूसरा का अपरिमेय, इनका जोड़ घटना कुछ भी करेंगे, जोड़ घटना गुणा भाग, तो अपरिमेय आएगा, ठीक ना। पहला अपरिमेय दूसरा को अपरिमेय, जोड़ घटना गुणा भाग कुछ करेंगे तो परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है, ठीक ना। परिमेय क्या होता है, ये सब संख्याएं जो है अपरिमेय होते हैं, और ये सब जो है ये सब क्या है, ये सब परिमेय है, ठीक ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्या है, दशमलव प्रसार है, ठीक ना। इसके बारे में पीछे पढ़े हो ना, अभी पीछे पढ़े, लेकिन इसको थोड़ा डिटेल से देखते हैं। दशमलव प्रसार जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक होता है शांत दशमलव प्रसार, कैसा, शांत दशमलव प्रसार, ठीक ना। और दूसरा का क्या होता है, अशांत दशमलव प्रसार। मतलब अब सब रहेगा ना, एकदम धुंधला हो रहा है। अच्छा हो गया, देखना इधर, दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं, 2 ना। एक शांत होता है, एक अशांत होता है। शांत क्या होता है, जैसे 0.1 के बाद 1 या 2 अंक के बाद रुक जाए,
उसको हम क्या कहेंगे, शांत दशमलव प्रसार कहेंगे। जैसे जैसे में देखना, जैसे मान लो हो गया 2.5 ना, 3.46, ये सब क्या है, शांत है। दूसरा क्या होता है, अशांत दशमलव प्रसार होता है। अशांत में दो चीज आता है, अशांत में दो चीजें हम लोग पढ़ते हैं। पहला क्या होता है, पहला होता है अशांत, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। दूसरा होता है अशांत, अशांत अनावर्ती, ठीक ना, अशांत अनावर्ती। चाहे उसको देखो एक और नाम दिया गया है, अनुवसानी अनावर्ती, ठीक ना, अनुवसानी अनावर्ती इसी को कहते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है कि जो शांत दशमलव प्रसार होते हैं ये परिमेय में आते हैं, ठीक ना, इनको हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या इनको हम बोल सकते हैं, परिमेय संख्या होते ही हैं, ठीक ना, क्योंकि इनको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। और ये वाला जो है अशांत दशमलव प्रसार होते हैं, इसमें दो कैटेगरी होता है। पहला होता है अशांत आवर्ती, जो अशांत आवर्ती होते हैं ये परिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत, परिमेय के अंतर्गत। जो अशांत अनावर्ती होते हैं किसके अंतर्गत आते हैं, अपरिमेय। वो भी बता रहे हैं क्यों आते हैं अपरिमेय। देखना रीजन क्या है कि इसका जो उदाहरण होगा अशांत आवर्ती का, ये होगा 1 मान लो 2 5, उसके बाद 4 4 4 4 4 आने लगा, बार बार रिपीट होने लगा। चाहे से 0.23 2 3 2 3 बार बार आने लगा, ठीक ना, यानी शांत नहीं रहेगा लेकिन कोई ना कोई अंक बार बार रिपीट होने लगा, ठीक ना, उसको हम क्या कहेंगे, अशांत आवर्ती कहेंगे। इसमें क्या होगा कि अशांत अनावर्ती का मतलब कि रुकेगा भी नहीं, अब कोई अंक रिपीट भी नहीं होगा, ठीक ना, मतलब इस प्रकार से अनठिकानी कुछ आता रहेगा। देखो इसमें कोई रिपीट हो रहा है, या तो ऐसे आ जाएगा 0.202000 डॉट डॉट 0 हो गया, 2 0 2 0 0 2 0 0 0, मतलब इसी प्रकार से आएगा, लेकिन कोई अंक रिपीट नहीं होगा। कहोगे सर जी रिपीट हुई ना, देखो यहाँ 20 है, यहाँ 200 है, यहाँ 2000 है, रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक ना, तो क्या है, अशांत अनावर्ती है, ठीक ना। अब इसको देखो, इतने प्रकार के दशमलव प्रसार होते हैं, उसी पे 2-3 तो सवाल है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। इसमें क्या कराएंगे, निम्न भिन्नों को दशमलव प्रसार के रूप में लिखिए, चाहे दशमलव रूप में लिखिए, और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का, ठीक ना। पहले दशमलव प्रसार करना है और फिर बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। अशांत है तो अशांत आवर्ती है कि अशांत अनावर्ती है, ठीक ना। तो इसमें से कोई एक एग्जाम्पल हम आप लोगों को बता देंगे, बाकी सब घर पे आप लोग करेंगे होमवर्क, ठीक। इसमें से कौन ले लें, चलो हम ले लेते हैं थोड़ा आसान, ठीक ना, सब आसान है। देखो जो 36/100 है ये थोड़ा कठिन लगेगा ना, कि सब 36/100 को कैसे करें, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको काट लो, 36 काटो 9 चौके 25 चौके। अब 25 का तो पहाड़ा पढ़ सकते हो, 25 का पहाड़ा आसान होता है, ठीक ना। 100 चाहे 100 का पहाड़ा पढ़ो, 100 का 100 100 दूनी 200, यह आसान है। अब इसको कहोगे सर जी कठिन है, अरे वो भी आसान है, 4 सही 1/8 है, तो इसको गुणा करो, इसका गुणा करो, 8 चौके 32, 32 में 1 जोड़ दो, 32 से 1 33, 33 और नीचे कितना है 8, ये असली है 33/8, ठीक ना। और यहाँ पे देखो इसको भी काट के छोटा कर लेना, छोटा होगा तो ठीक है, नहीं 400 से भाग देना उसमें डायरेक्ट, ठीक ना, नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग देना है, पूरा भाग देना है। दशमलव के कम से कम 5-6 अंक तक जाना है, अगर कट जाएगा तो ठीक है, 1 अंक 2 अंक के बाद, नहीं कटेगा तो कम से कम 4-5 अंक तक जाओ। जैसे हम लेते हैं किसको 1/11 को, ठीक ना, हम किसको लेते हैं, दूसरा को 1/11 है, इसका हम लोग क्या करेंगे, दशमलव प्रसार करेंगे ना, लिखेंगे यहाँ पे दशमलव प्रसार, यहाँ पे लिख दो दशमलव प्रसार, इसका हम लोग करते हैं दशमलव प्रसार। देखते हैं होता क्या है, पहले करेंगे क्या, भाग का चिन्ह बनाएंगे, नीचे 11 है उसको घर में लिख देंगे, जो बाहर है उसको, अरे जो ऊपर है उसको कहाँ लिखेंगे, घर में, जो नीचे है उसको बाहर लिखेंगे, ठीक ना। अब भाग दो, देखो यहाँ भाग न पावे 0, तो यहाँ भी होगा 0, घटाएंगे, एक 60 कट करेंगे, फिर लगाएंगे यहाँ पे दशमलव, लगेगा 1 0, फिर भाग न पावे 0, फिर यहाँ पे होगा 0, चाहे यहाँ पे 0 लगा के डायरेक्ट एक 0 और लगा सकते हो, ठीक ना। फिर आया 11 9 99, फिर घटाने पे फिर आया 100 में से 99 गया तो 1 बचेगा। फिर देखो एक बार दशमलव लगा दियो तो तुम बार बार 0 लगा सकते हो, ठीक ना। भाग का नियम ही नहीं कि पहले अंक उतारो, तो बिना उतारे हम नहीं पढ़ा पढ़ सकते हैं, पहले उतारे, कौन उतरा 10, मतलब 0 उतरा तो 0 उतरा 10 हो गया,
फिर देखो, फिर भाग न पावे शून्य, फिर लगाएंगे एक शून्य, उतारेंगे, फिर 11 नवा 99, फिर उतारेंगे तो फिर आएगा एक, फिर करेंगे यहाँ पे भाग न पावे, फिर उतारेंगे शून्य, फिर यहाँ पे होगा भाग न पावे शून्य, फिर यहाँ पे करेंगे एक जीरो उतारेंगे, फिर होगा 11 नवा 99। अब देखो ध्यान से कि इसमें जिंदगी भर करोगे तुमको क्या क्या मिलेगा, 90 90 90 इसको नहीं कहा जाता है, 9 शून्य 9 शून्य कहेंगे, ठीक ना, बस समझ लेकिन हम इसको 90 90 देख रहे हैं, 90 90 90 बार बार रिपीट होने लगा ना। यानी ये दशमलव प्रसार कैसा है, दशमलव प्रसार है अशांत अनावर्ती है, अरे अशांत आवर्ती है ना, अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती का मतलब क्या होता है, रुकेगा भी नहीं, लेकिन कोई अंक बार बार आने लगेगा, ठीक ना। तो देखो रुका भी नहीं, लेकिन 9 शून्य 9 शून्य बार बार आ रहा है ना, आने लगा बार बार। जब ये आने लगा तो पूछा, यही ना हमसे पूछा कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, तो अशांत आवर्ती है, ठीक ना। आज जिसमें बार बार रिपीट नहीं होगा, रुकेगा भी नहीं, उसका नाम हम लोग क्या देंगे, अशांत अनावर्ती, चाहे अनोसानी अनावर्ती भी लिख सकते हैं ना। और जो 1 2 अंक के बाद कट जाएंगे उसको लिख देंगे शांत दशमलव प्रसार। यानी एक ऐसा दशमलव प्रसार है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है ना, दशमलव प्रसार। भाग देके ट्राई दे देना, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो बताना हमसे। इसमें क्या कहा है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार कैसा हो, अनोसानी अनावर्ती हो, ठीक ना। अनोसानी अनावर्ती का मतलब क्या होता है, यही वाला अशांत अनावर्ती, कि रिपीट भी ना हो और रुके भी ना। जैसे पहला लिखेंगे, अपने से कहा है, देखो सबसे अच्छा उदाहरण क्या होता है, अगर तुमको अपने से लिखना हो सबसे अच्छा उदाहरण क्या होता है, कैसे लिखो, 0 के बाद 0 1, मतलब 0 1 1 0, फिर लिखो 1 0 0 1 0 0 0, मतलब इसी तरह से बढ़ा के आसानी से लिख सकते हो ना। जैसे दूसरा का लिखना होता हम क्या लिखेंगे, लिख देंगे 75.20 2 0 0 2 0 0 0, ऐसे लिख देंगे, ये हो गया। तीसरा का लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, 12.69 0 6 9 0 0 6 9 0 0 0, ठीक ना। सबसे अच्छा उदाहरण यही होता है, आसानी से तुम बना सकते हो। ऐसे लिखोगे अपने से दिमाग लगा लिखो, फंस जाओगे, ठीक ना। पता चला तुम लिख रहे थे अशांत अनावर्ती, लिखा गया अशांत आवर्ती, तब वो दिक्कत हो जाएगा। या ऐसे बना लो, 3 हो गया ना, यही कहा था इसमें। इसमें क्या कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्याएं हैं। अच्छा विकल्प नहीं लिखे ना, चलो विकल्प लिख दिया जाए। देखना विकल्प क्या है, पहला है 0.14 और दूसरा है 0.114 ना, और 1 6 के ऊपर बार लगा है। तीसरा वाला है, तीसरा कौन है, तीसरा है 0.1416 सबके ऊपर बार लगा है। चौथा क्या है, चौथा है 0.4040 400 4000 डॉट डॉट। पूछा क्या है हमसे, इसको थोड़ा ध्यान से देखना बाबू। क्या पूछा है इसमें, पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। क्या पूछा है, अपरिमेय संख्या। पहले हम लोग निकालेंगे क्या, पहले पता करेंगे कि इनमें से परिमेय कौन कौन है। तो देखो इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है, रुक गया ना, शांत है, शांत है तो कैसा है, परिमेय है, कैसा है, परिमेय है। इसको देखो बार हटाओ, हम बताए हैं कि जब बार हटाओगे तो जिसके ऊपर बार लगा है, जिसके ऊपर बार लगा है वो बार बार आने लगेगा, तो 1 6 1 6 1 6 1 6 बार बार आएगा। कैसा है, देखो अशांत है, कैसा है, अशांत है लेकिन आवर्ती भी है, ठीक ना। कोई अंक बार बार भी आ रहा है, अशांत आवर्ती, तब कैसा हुआ ये, परिमेय हो गया। अशांत अगर गुरुजी होगा, आवर्ती भी होगा तो परिमेय हो गया। इसको देखो, इस पर भी क्या लगा है, बार लगा है, यानी इसको भी खोलेंगे तो क्या होगा, 1 4 1 6 1 4 1 6 बार बार आएगा, ठीक ना। ये भी किस प्रकार की है, यही वाला है, अशांत आवर्ती। ये भी कैसी संख्या होगा, परिमेय होगा, ठीक ना। कहोगे तो खोल के दिखा दे उसको, ऐसे खुलेगा, देख लेना। 0.1416, जब बार हटाएंगे तो बार बार आएगा, 1 4 1 6 1 4 1 6, ठीक ना। ये बार बार रिपीट होने लगेगा, देखो रुक भी नहीं रहा है और रिपीट भी हो रहा है, ठीक ना। तो कैसी संख्या है, अशांत आवर्ती है। और अशांत आवर्ती को हम लोग क्या करेंगे, परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इसीलिए कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है।
अब पूरा ज़िंदगी हम लोग बिता दिए पढ़ते पढ़ते कि जो बार बार रिपीट नहीं होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। यानी ये क्या है, देखो अनवसानी, अरे इसको लिख सकते हैं अशांत अनावर्ती चाहे अनवसानी अनावर्ती, ठीक ना, दोनों नाम इसी का है, अशांत अनावर्ती, अनावर्ती चाहे इसी का नाम है अनवसानी, ठीक ना, अनावर्ती, क्या चीज, अनावर्ती। और इसको हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या, ठीक ना। इस प्रकार से देखो इसमें क्या पूछा था, विकल्प में पूछा था टिक लगाने के लिए, यानी हमारा यही सही है, ठीक ना। यही वाला जो संख्या हो क्या है, अपरिमेय संख्या है, बाकी तीनों क्या है, परिमेय है, ठीक ना। अब एक नियम केवल बचा है इस पे, घातांक नियम। कौन बचा है, घातांक का नियम पढ़ा है जो कक्षा 7 में जब आप लोग पढ़े होंगे, पाठ नंबर 2 चैप्टर 2 घातांक पठवे का नाम है, ठीक ना। उसको पढ़े होगे तो पूरा डिटेल वहाँ पे पढ़े हो, ठीक। अगर नहीं पढ़े हो तो यहाँ पढ़ लो, ठीक ना। अगला नियम हम लोग क्या पढ़ना है, घातांक नियम पढ़ना है, ठीक ना। घातांक नियम, घातांक नियम पे पहले हम लोग कुछ सूत्र जानेंगे, उदाहरण भी जानेंगे इसका, ठीक ना। उसके बाद धुआंधार सवाल 2-4 दोस्तों देख लेंगे। देखना इधर, घातांक में क्या होता है कि मान लो हम लोग आगे देखेंगे एक चीज, क्या इस तरह से मिलेगा, x के घाते 2 चाहे x के घाते y, ठीक ना, इस प्रकार से। तो जो ऊपर दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग घात बोलते हैं। और जो नीचे है इसमें बता दे रहे हैं, जो नीचे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, आधार बोलते हैं, ठीक ना। अब घातांक नियम पे जो सूत्र है उसको थोड़ा देख लेते हैं। देखो जो पहला सूत्र है, सूत्र है कि अगर a के घाते m हो और फिर a के घाते n हो तो सूत्र होता है कि a के घाते m प्लस n होता है, ठीक ना। मतलब कि अगर दो आधार बराबर हो, दो आधार उनका घात अलग अलग हो, तो दोनों आधार के जगह पे एक आधार लिखेंगे, दोनों घातों क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इस पे एक उदाहरण भी देख लेते हैं ना। जैसे सवाल क्या कह रहा है इसमें, सवाल मान लो हो गया 2 के घाते 4 गुणे 2 के घाते 5, तो इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे 2, दोनों 2 की जगह 1 2 और 4 + 5 बराबर क्या हो जाएगा। कई लोग जानते हो क्या घंटा पढ़ के गए हैं, 1 घंटा 8 मिनट, इतना रहना हो। यहाँ तक हो गया है ना। है देखो घातांक का नियम जो हम लोग पढ़ रहे हैं, घातांक के नियम में पहला सूत्र हम लोग पढ़े थे क्या चीज़, a के घाते m गुणे a के घाते n बराबर a के घाते m प्लस n ना। उस पर एक उदाहरण बताए थे। अब दूसरा सूत्र क्या है कि a के घाते m और भागे, अगर भाग का चिन्ह रहेगा और a के घाते n रहेगा ना। मतलब कि क्या है इसमें कि आधार बरोबर हो और घात अलग अलग हो चाहे एक ही हो, लेकिन चिन्ह किस चीज़ में हो, भाग में हो, तब क्या करते हैं कि दोनों आधार की जगह पे एक आधार, बस घात को क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक ना। एक उदाहरण देखो तो समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो है 3 के घात 5 और भागे 3 के घात 2, इसको कैसे करेंगे, देखो सूत्र में क्या कह रहा है, अगर 2 आधार हो चाहे 3 आधार हो तो सब आधार की जगह क्या करो, एक ठो आधार लिखो, फिर उनके घातों को क्या कर दो, घटा दो। घटाएंगे, यहाँ पे 3 है, 5 में से 2 गया, कितना आएगा, 3 हो गया आंसर ना। गुणा में रहेगा तो जोड़ेंगे, भाग में रहेगा तो घटाएंगे, ठीक। तीसरा फार्मूला देखना, तीसरा है देखो यदि a के घात m हो, ठीक ना, और इसका घात n हो, तब क्या होगा कि a के घात m गुणे n हो जाएगा। मतलब कि अगर a के घात m हो और फिर उसका भी घात n हो, ठीक ना, तब क्या करेंगे कि दोनों घातों का आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। इसके लिए एक उदाहरण देख लो कि अगर 3 5 है, 5 के घात 2 है, फिर इस सब का घात कितना है, 3 है, तब क्या करेंगे, लिखेंगे 5 के घात 2 गुणे 3, यानी 5 के घात 5, यहाँ 3 गुना कितना हो जाएगा, 6 ना। आगे देखना,
अगर ए के घात -1 हो, ठीक ना, ए है अगर उसका घात -1 हो तो उसको हम क्या करेंगे, अगर बट्टे में ले जाएंगे तो ए का घात क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक ना। इस पे एक उदाहरण देखना, ये चौथा है, ठीक ना। उदाहरण इस पे क्या है कि जैसे मान लो 3 के घात -2 हो गया, तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 1/3 के घात +2। पांचवा सूत्र है कि यदि 1/a के घात क्या हो गया, -n लिख लो ना, +n, माइनस का n हो गया तो बराबर, इसको अगर नीचे माइनस में ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक। a के घात, चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं ना, 3 के घात यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 1/2 के घात -4, इधर क्या हो जाएगा, अगर 2 के घात +4। ध्यान, इन दोनों में देखो दोनों एक ही सूत्र है ना, कि अगर पहले क्या हुआ, इसका घात माइनस हुआ तो बटे में कर दोगे तो प्लस में हो जाएगा, और बटे में ही माइनस में है तो सीधा कर दो, क्या हो जाएगा, वो प्लस में हो जाएगा। अगला सूत्र देखना, कि छठा सूत्र है, यदि a के घात m हो और गुणे b के घात m हो, ठीक ना। यानी कहने का मतलब है कि दोनों आधार अलग अलग हो लेकिन घात क्या हो, एक ही हो, ठीक ना। तो दोनों आधार का आपस में गुणा कर देंगे, a गुणे b, ठीक ना, और दोनों घात के जगह पे एक ठो घात लिख देंगे, ठीक। जैसे अगर सवाल आ गया कि 3 के घात 2 है और गुणे 5 के घात 2 है, तब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3 गुणे 5, इसका घात केवल 2 ना, 3 × 5 = 15 के घात 2। सातवां सूत्र देखना, यदि a के घात a/b है और इनका घात क्या हो गया, m हो गया ना, तब क्या करेंगे, लिखेंगे a के घात m और बटे b के घात भी m, ठीक ना। कह रहा है कि दो भिन्न में हो, 2 अंक या 2 अक्षर कुछ भी हो, भिन्न में हो, उन दोनों का घात एक ही हो, तो क्या करेंगे, जब कोष्टक हटाएंगे तो दोनों को अलग वही घात दोनों पे चढ़ा देंगे, ठीक ना। सूत्र इस पे सवाल देखना एक ठो, जैसे 3/4 हो गया और 3/2 लिख लेना, इसका घात मान लो हम कर दिए 3, तो फिर कैसे लिखेंगे, इसको तोड़ के 3 के घात 3 लिखेंगे, फिर 2 के घात भी 3 लिखेंगे ना। अगला फार्मूला देखना, अगर मान लो ऐसे हो गया कि a और बटे में b है और इनका घात क्या है, माइनस का n है चाहे माइनस का m है ना, क्या है, माइनस का n चाहे माइनस का m हो, तब क्या करेंगे, लिखेंगे, पलट देंगे इसको कि b बटे क्या हो जाएगा, a, और जो घात माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस में ना। हाल इस पे आगे करेंगे, जैसे यहाँ पे हो गया 2 बटे मान लो कर दिए 5 और इसका घात लिख दिए कितना, -7। तब इधर क्या करेंगे, हल में 5/2 इसको करेंगे, उल्टा कर देंगे, और जो माइनस का साथ हो क्या हो जाएगा, प्लस का साथ हो जाएगा। अब इसको इस फार्मूले पे देख ही रहे हो कि यदि a के घात a/b के घात m हो तो a के घात m/b के घात m, फिर ये फार्मूले पे दूसरा पे खुलेगा ना, तब इसके आगे हल करेंगे। एक फार्मूला है कि यदि a के घात 0 हो तो इसका मान कितना होता है, 1 होता है ना। उदाहरण जैसे अगर 2 है उसका घात 0 हो गया तो इसका मान कितना होता है, 1 हो जाएगा, ठीक। समझ में आया, थोड़ा मोड़ा है, पक्का समझ में आया, कठोर सूत्र बचा है, खत्म। फार्मूला खत्म। तो बस इतना ही सूत्र है ना। टोटल कितना फार्मूला हुआ, 6, 7, 8 और 1, 9। बच देखो बढ़ा कौन है, ए वाला एक ठो बढ़ा है ना, ए बढ़ गया है। 9 सूत्र में पूरा क्या हो जाएगा, ये प्रश्नावली खत्म हो जाएगा ना। जो घातांक का नियम है बस इन्हीं 9 सूत्रों पे चलेगा, ठीक। किसी किसी सवाल में 2 सूत्र का उपयोग होगा, किसी में 3 सूत्र का उपयोग होगा, ठीक ना। इसको लिख लो।
देखना इधर ना बाबू, सब पे उदाहरण देख लिए हम लोग ना। इसको लगवा दे पहले, कठिन तो यो है तो ये है। चलिए पहले इसी को देखते हैं ना। पहला को करेंगे हम लोग हल। क्या कहा रहे, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। इनमें से कोई एक ठो ले रहे हैं, ठीक ना। इसको करें किसको, चलो इसी को ले रहे हैं, 3/2 है। इसमें देखो हमको करना क्या है, इसमें तो ऐसा लग रहा है कुछ हम लोग कर ही नहीं पाएंगे ना। लेकिन एक चीज़ दिख रहा है कि जो 9 है इसको हम लोग 3 एक 9, 3 एक कम 3 इतना कर सकते हैं ना। तो इन 9 को पहले लिख लो 3 गुणे 3, और इसका घात कितना है 3/2 है ना। फिर क्या करेंगे, देखो अभी एक सूत्र बताए हैं ये वाला कि यदि a के घात क्या हो, m हो, और गुणे a के घात क्या हो, n हो, तो a के घात m प्लस क्या होता है, n होता है। मतलब घातों को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो ध्यान से देखो, इसका घात 1 है, इसका घात 1 है, दोनों घात जोड़ेंगे तो दोनों की जगह पे एक ठो लिखेंगे। 2 ठो 3 है तो 1 ठो 3 लिख लो, और 1 a और 1 a, 1 1 2। अब क्या हो गया, 3/2 पहले से ही है ना। अब एक सूत्र और देखो यहाँ पे, यदि a के घात m हो और उसका भी घात n हो, तब क्या करते हैं, a के घात दोनों घातों का गुणा कर देते हैं। देखो दिख रहा है ना कि a के घात m, अब इसका घात क्या है, n है ना। कि पहले से घात, यहाँ पे एक घात है, उसका एक घात और है। यहाँ सूत्र में भी देखो एक घात है, इसका एक घात और है। तो सूत्र में क्या किया है कि यदि a के घात m हो फिर उसका घात n हो, तब क्या करेंगे, a के घात m गुणे n कर देंगे ना, यानी दोनों घातों का गुणा करेंगे। तो यहाँ गुणा करो, तो 3 2 गुणे 3/2 ना। अब इसको देखना, 2 गुणे 3/2 का हल देखना है कि 2 गुणे 3/2 अगर है, इसका बटे 1 मान लेंगे तो हल करेंगे तो क्या होगा, 2 तिहाई 6, 2 1 कम, काट देंगे 2 तिहाई 6, 3 बार में कट जाएगा ना। या डायरेक्ट इसको ऐसे काट काट देंगे, नहीं 2 से 2 क्या हुआ, बचा कितना 3 ना। तो 2 से 2 यहाँ काट लो 3, और इसका घात क्या हो जाएगा 3। इतना ही आंसर हो गया। अगर इसको और ज़्यादा हल करना चाहो तब क्या करो, इसको तोड़ दो। अब 3 के घात 3 का मतलब कई बार 3, 3 बार 3 गुणा कर दो, 3 3 के 9 तियाँ 27 ही हो गया आंसर ना। नहीं समझे। दूसरा सवाल तुम लोगों के जिम्मे, इसमें कह रहा है निम्न का मान ज्ञात कीजिए, ठीक ना। देखो सेम यही चीज़ है, बस थोड़ा बड़ा है, ठीक ना। इसमें क्या है, छोटा छोटा दिया है, थोड़ा सा बड़ा है, सवाल दोनों सेम टू सेम है, ठीक ना। इसमें क्या करेंगे, किसी एक को ले लो और जैसे इसमें किया उसी तरह से इसमें होगा। करते हैं, पहला ले लें, चलो पहला ही ले लेते हैं। पहला क्या है, 64 के घात 1/2 है। पहले 64 को काट के इस रूप में बनाओ, 2 से काटेंगे तो आएगा 32, फिर 2 से काटो 16, 1 2 3 4 5 6 ना। यानी 64 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 ना। अब इनका घात पहले से क्या है, 1/2 है। देखो 64 को ही लिखे हैं हम, ये चीज गुणा करोगे तो फिर 64 ही आएगा। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना आएगा ना। तो इसका घात पहले से ही 1/2 है। अब देखो कि एक केवल 2 ही घात, जैसे 2 आधार बराबर है तो 1 आधार लिखिए। अगर 50 आधार बराबर है तो 50 की जगह कितना लिखेंगे हम, 1 ही आधार लिखेंगे ना। तो यहाँ पे देखो 6 2 है, 1 2 3 4 5 6, और सबका घात कितना है, सबका घात 1 है। इस पे मत चले आना तू लोग कि सर जी आप तो एक यहाँ बताएं, कहाँ है वो, यहाँ पे है कि अगर a का घात m हो, b के घात m हो, माने घात बराबर हो तो उसको क्या करेंगे, सबको गुणा करके जोड़ दें, घात 1 लिख देंगे। लेकिन कब लिखोगे, जब आधार अलग अलग हो, ठीक ना। जब दोनों नीचे वाला अलग अलग हो। यहाँ पे देखो सब नीचे वाला क्या है, एक ही है, यानी सब आधार एक समान है ना। तो क्या करेंगे, सब आधार की जगह पे 1 लिख देंगे और सबको जोड़ दो, 1 2 3 4 5 6, चाहे ऐसे जोड़ दो, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 हो गया ना। इसका घात पहले से ही 1/2 है। जब सबको जोड़ोगे तो 2 का घात क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये 1/2 पहले से ही है, ठीक ना। अब इस फार्मूले के तहत इसके अनुसार इसको तोड़ दो कि यदि a के घात क्या हो, m हो, और उसका घात n हो, तब क्या होता है, a के घात m गुणे
एन हो जाता है, मतलब दोनों घातों का आपस में गुणा होगा ना, इन दोनों घातों का आपस में गुणा कर दो, 2 की घात 6 गुणे 1/2 काट दो डायरेक्ट, 2 3 3 बार में कटा, तो 2 और 3 का गुणा 1 में करोगे 3 1 कम 3, इसको तोड़ दो, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 की घात 3 का मतलब क्या हुआ कि 2 कै बार 3 बार ना, तो 2 दूना 4 दूना 8 हो गया आंसर। बाकी दूसरा तीसरा तुम लोग कर लेना। इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, सवाल आसान है ठीक ना। देखो सूत्र इसको ध्यान से देखो, 256 है 256 है, यानी आधार क्या है बराबर है। सूत्र इसको देखो कि यदि 1 की घात m हो गुणे 1 की घात n हो तो बराबर क्या होता है 1 घात m प्लस n होता है ठीक ना। यानी अगर आधार बराबर हो तो घात को हम क्या करते हैं जोड़ते हैं, तो आधार यहाँ बराबर है, हल लिखेंगे डायरेक्ट, फिर उसको उतार लेंगे, लिखेंगे 256 की घात 0.16 गुणे 256 की घात 0.89 चाहे 0.89 ना। आदत बना हम लोगों को जीरो बोलने का, तो क्या करें। देखना इधर सूत्र क्या है कि यदि 1 घात m हो और उसका घात फिर दूसरा का a हो उसका घात n हो, तब क्या करेंगे 1 घात m प्लस n लिखेंगे, मतलब कि घात अलग अलग हो, चाहे एक ही हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन आधार एक ही होना चाहिए ना। आधार एक ही होगा तो घात को क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो देखो 256 दो जगह है, तो 1 लिख दो, इन दोनों को जोड़ो 0.16 अब प्लस 0.89, ऐसे जोड़ने आएगा नहीं, यहाँ पे जोड़ के देख लेते हैं 0.16 0.89 ना, 9 6 15 के 5 हासिल 1 8 1 9 1 ठीक है, 9 1 10 के 0 होगा, सवाल गलत नहीं लिखा है। अब फिर यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या लिखाएगा 1 लिखा है, 105 आ रहा है ना, 5 नहीं आना चाहिए, सब ये गलत है क्या, कोई किताब लाए हो। अच्छा सवाल गलत है ना, यहाँ पे जो 8 9 लिखे हैं यहाँ पे क्या रहेगा शून्य रहेगा, ठीक, सवाल ही गलत है ठीक ना, क्या रहेगा यहाँ पे शून्य रहेगा। अब इसको जोड़ो 9 6 15 हासिल 1 1 में 0 जोड़ोगे 1, अब 1 कितना होगा 2 होगा, और दशमलव है तो दशमलव लगा दो, उसके बाद शून्य में शून्य को जोड़ोगे तो कितना आएगा शून्य ही आएगा ना, यानी 0.025 आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 256 की घात 0.25 ना। अब 256 को काट लो, लिखेंगे 256, देखो यहाँ तक पहुँचा दिए हो ना, जिस तरह से ऐसा सवाल बनता था इस तरह ऐसा बना दिए हो ना, कोई दिक्कत इसमें। तो अब इसके आगे जानिए रहे, जब ऐसा सवाल होता है तो कैसे हल करते हैं, पहले काट के इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में निकालेंगे, उसके बाद उसका घात लिखेंगे, जोड़ेंगे उसको, फिर इस सूत्र पे खोल के हल कर देंगे ठीक ना। काटो इसको, 2 से काटो तो 2 1 कम 2 2 दूना के 4 2 3 2 8 16, फिर काटो 2 छक्के 2 चौके 2 3 2 दूना के 2 1 कम 2 छक्के ना, 2 8 16 2 चौके 8 2 दूना के 4 2 1 कम 2 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना हुआ 8, तो डायरेक्ट हम लिख देगा 2 घात 8, यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो 2 और कैठ 2 है 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका घात केवल 8 लिख दो ठीक ना। इतना सीख गए ना डिटेल में कैसे करते हैं सर जी। इस पर डायरेक्ट क्या करो, काटे किससे काटे तो सबको 2 से काटे, हर बार 2 से कटा है ना तो 2 लिख दिए, अब कई बार 2 से कटा है तो 8 बार कटा है, घात 8 8 लिख दिए, 0.25 पहले से ही है। अब जरा इस सूत्र को देख लो, यदि 1 घात m हो फिर उसके घात n हो तो क्या होगा 1 घात, दोनों घातों का क्या कर देंगे हम गुणा कर देंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे 2 की घात 8 गुणे 0.25। अब इसमें क्या करो 8 से गुणा कर दो, लिखेंगे 8 बचे 40 के 0 हासिल कितना लगेगा 4, 8 दूना के 16 4 20 के 0 हासिल 2, अब 8 का पढ़ा 0 बार पढ़ोगे तो 0 आएगा, 0 आएगा ना, उसमें 2 जोड़ दो तो 2। अब देखो कई अंक पे दशमलव है 1 2 2 अंक पे दशमलव है ना, 1 2 2 अंक पे क्या लगा दो दशमलव लगा दो।
अब तुमको पता होगा कि दशमलव के बाएं तरफ जो भी अंक होता है अगर शून्य हो तो उससे हमको कोई मतलब, दशमलव के बाएं तरफ दाएं तरफ कोई अगर शून्य आ जाए तो उसका कोई कीमत नहीं होता है, चाहे कोई अंक के बाएं तरफ शून्य आ जाए तो उसका कोई कीमत नहीं होता है, ठीक ना। यहाँ पे आ गया 2 के घात कितना है 2, 2 के घात 2 का मतलब 2 कई बार 2 बार, यानी 2 दूना के 4 हो गया आंसर ना। समझ गए। देखो बार बार प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा सा सूत्र का बार बार रख के करोगे काम तो आ जाएगा, ठीक। ज़्यादा कठिन नहीं है, आसान। कक्षा 7 में पाठ नंबर 2 का नाम ही है घातांक, ठीक ना। अगर पढ़े होगे तो आसान है, नहीं पढ़े होगे तो आसान तो हुई है, ये है। देखो एक सवाल और है, वो सवाल क्या है यहीं पे हम लोग देख लेते हैं ना। सवाल है कि 125 के घात क्या हो 1/3, वो भी माइनस का ना, 1/3 माइनस में, ठीक। यानी ऋणात्मक रहेगा, उसको थोड़ा हल करके देखते हैं कैसे करेंगे, बाकी मिटा दें ये सब कहते हैं। देखना इसका हल में क्या है, पहले सवाल ले लेंगे। सवाल क्या है 125, इसका घात है -1/3। तो पहले जैसे सीखे हो चुपचाप वैसे करो ना, जैसे सीखे हो। हम क्या बताएं कि पहले 125 को लो, उसको काटो तुम अभाज्य गुणनखंड के रूप में। देखो 125 किससे कटेगा 5 से ही कटेगा ना, 5 दूना के 10, 5 पचे 25, 5 से काटो। फिर क्या करो इसको, फिर 5 से काटो, 5 पचे 25, फिर 5 से काटो, 5 से कम 5, यानी 125 कितने बार में कटा 5 किससे कटा 5 से कटा। कई बार में कटा 3 बार में कटा, यानी 3 ठो 5 से कटा है ना। तो डायरेक्ट इसका घात चढ़ा दो, 1 2 3 घात 3 कर दो, चाहे लिख लो इसे 5 गुणे 5 गुणे 5, इसका घात क्या हो जाएगा -1/3। यहाँ पे एक फार्मूला लगाएंगे, कौन फार्मूला है, यदि a के घात क्या हो m हो उसका फिर गुणे a के घात n हो तो बराबर क्या होता है a के घात m प्लस n होता है ना। यानी अगर आधार बराबर हो तो घात को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो जोड़ो, देखो यहाँ पे आधार बराबर है ना, सबके घात 1 है तो जोड़ दो इसको, 5 के घात 1 प्लस 1 प्लस 1। अब इसका पूरा घात कितना है फिर माइनस का 1/3 है ना। फिर बराबर में क्या हो जाएगा, देखो 5 और इसका घात जोड़ो 1 2 3, कितना हुआ 3, इसका घात पहले से कितना है -1/3 है। अब क्या करेंगे हम इसको, अब इसको अभी यहीं पे हल करवा दें, चलो हल करवा दे रहे हैं, ठीक ना। हाँ देखना इधर कोष्टक तोड़ो, कौन सूत्र के हिसाब से, जो एक सूत्र सीखे हो दूसरा वाला, दूसरा नहीं कौन सूत्र है ए वाला है ना, तीसरा कि यदि a के घात m हो उसका घात n हो तब क्या करेंगे a के घात m गुणे n कर देंगे, यानी एक घात पहले से एक घात हो उसका घात भी फिर हो तो दोनों घातों का क्या करेंगे आपस में गुणा कर देंगे ना। तो यहाँ पे लिखेंगे a के घात m और पूरे के घात n बराबर a के घात m इंटू n, ठीक ना, यानी m गुणे n कर दो। देखो 5 की घात होगा 3, गुणे कितना होगा -1/3 होगा, काट दो यहाँ पे। देखो 3 से 3 क्या होगा खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या 5 की घात माइनस का 1 बचेगा। अब देखो किस फार्मूले का उपयोग करो, यहाँ पे देखो एक सूत्र, यदि माइनस में हो उसका घात तो उसको बटे में कर दोगे तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं ना कि 1/5 क्या हो गया है आंसर हो गया, ठीक ना। यहाँ पे लिख देना कि यदि a के घात माइनस का n हो चाहे माइनस का m हो तो इसको अगर बटे में कर देंगे तो प्लस का n हो जाता है, ठीक ना। एक दूसरा फार्मूला है, इसमें देखो कई सूत्र टोटल लगा 1 2 3 सूत्र लगा है ना, यानी हर सवाल में 1 या 2 सूत्र लग रहा है, ठीक समझ गया ना। अब उतार लो सबको एकदम। अब पाठ क्या हो गया, यहीं से आप लोगों का कक्षा 9 का पाठ 1 खत्म ना। पाठ 2 का क्या नाम है, पाठ 2 का नाम है द्विघात, पाठ 2 का द्विघात समीकरण नाम है, पाठ 2 है बहुपद ना, पढ़े हो 9 में।